हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिवीजन। और हमने एजुकेशन का जो सोशियोलॉजी का एस्पेक्ट है सेकेंड चैप्टर या फिर यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, उसके साथ साथ सोशलाइजेशन प्रोसेस की थोरोली हमने डिस्कशन किया था। ओके, इसके चलते एक व्यूअर ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दीजिए। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी से। ओके, इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे सोशल चेंजेस के रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है, जैसे कि सोशल मोबिलिटी हो गया, स्ट्राटिफिकेशन हो गया, सोशल कंट्रोल हो गया, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो 3-4 चैप्टर है, सोशल चेंज हो गया, सोशल प्रोसेसेस हो गया, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली सोशियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले कॉन्सेप्ट यही है। तो आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, और आज ही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, तो आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस को देख रहे हो तो इसी चैप्टर में कम से कम 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अप्रोचेस से। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है सोशियोलॉजी के बहुत सारे अप्रोचेस रहते हैं। अप्रोचेस माना सोशियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वेरियस व्यू से, वेरियस एंगल से सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्टडी करेगा उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, कोई स्टडी करेगा उसके फंक्शंस के आधार पे, कोई सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शंस होगा उसी के आधार पे कोई स्टडी करेगा। इसके चलते बहुत सारे थ्योरीज डेवलप हो जाते हैं। वो थ्योरीज हो गए अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। जैसे कि सोसाइटी को आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे है स्कूल हो गया, चर्चेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के ही सोसाइटी फॉर्मेट हो रहा है। और ये सारे जो स्ट्रक्चर है या फिर पार्ट्स है, ये जितने भी पार्ट्स है, ये बहुत सारे फंक्शंस के द्वारा सोसाइटी को सेव करते हैं, सोसाइटी को मोल्ड करते हैं, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सोसाइटी को बेटर करते हैं। तो इनके जो इंटर रिलेशंस है, इनको स्टडी करेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ये क्या मानेगा, वर्ल्ड एक क्या है, वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है और यहाँ बहुत सारे पार्ट्स है, और ये पार्ट अपने आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे आप स्कूल को देख लो, जैसे आप चर्चेस को देख लो, या फिर टेम्पल को देख लो, या फिर आप देख लो हॉस्पिटल को देख लो, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में भरे पड़े हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक बेटर वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल का काम हो गया टीचिंग करना, या फिर सोशल वैल्यू सिखाना, या फिर सोशलाइज करना, ऐसे बहुत सारे काम स्कूल करता है। चर्चेस क्या कर रहा है, चर्चेस कल्चरल वैल्यू को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ये देख रहा है। और तो ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी क्या कर रहा है, हॉस्पिटल ज्यादातर आप देखोगे कि ये समाज में हेल्थ सेक्शन को देख रहा है। यानी कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या है, सारे इंस्टीट्यूशंस कुछ कुछ फंक्शंस का प्रतीक है। ओके, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ फंक्शंस कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इनको जो स्टडी करेगा ये हो जाएंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जैसे कि इमाइल डुर्खीम हो गए, टेलकट पार्सन्स हो गए। ओके, ये दोनों ज्यादातर आप देखोगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। ओके, फिर जो दूसरा वाला हो गया वो हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म में क्या होगा, जैसे कि एक वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो इंटरेक्शनलिज्म। इंटरेक्शनलिज्म में क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस की ये बात करेगा, यानी कि सोसाइटी में जो जो पीपुल रह रहे हैं उनके बीच कैसे इंटरेक्शंस हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, किसके आधार पे इंटरेक्शंस हो रहा है, उसी का ये स्टडी करेंगे। यानी कि लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर कोई सिंबल के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, और कम्युनिकेशन के चलते क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी का क्या बेस बन रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ओके, तो इसके जो सपोर्टर होंगे हर्बर्ट मीड होंगे, ब्लूमर होंगे। ओके, फिर जो तीसरा है वो है कॉन्फ्लिक्ट
थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ज़्यादातर आप देखोगे कि ये कहेंगे कि समाज में दो ही वर्ग के लोग हैं, यानी कि ऐसे एक हायर कैटेगरी है, एक लोअर कैटेगरी है। ये हायर कैटेगरी हमेशा ये लोअर कैटेगरी को क्या करेगा, शोषण करेगा, यानी कि यहाँ पर पावर स्ट्रगल है, यानी कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। ओके, और इस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं हरदम टकराव होता रहेगा, और इस टकराव के चलते क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, और इसको स्टडी करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये कह रहे हैं डोमिनेंस क्लास यहाँ पर एक रहेगा, सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप रहेगा, एक ऐसा समूह रहेगा जो क्या करेगा, जो कि सोसाइटी के जो निचले वर्ग के होंगे, जो शोषण वर्ग के होंगे, उनके ऊपर ये क्या करेगा, रौब जमाएगा, यानी कि उनको शोषण करेगा, उनको टॉर्चर करेगा। ओके, और उसके चलते समाज में बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना है, जिसको कि स्टडी करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब रीच पुअर हो गए, हैव नॉट हो गए, ओके, बोर्जियोसी प्रोलेटेरियन हो गए। ये क्या है, ये जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है, तो ये जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है, दो कैटेगरी के ग्रुप क्रिएट हो रहा है, क्या होगा, जिसके पास है वो, जिसके पास नहीं है उसको शोषण करेगा, यानी कि ये दोनों के बीच ज़्यादातर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। इसीलिए ये थ्योरी का नाम है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते तो समाज में बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस आएंगे, जिसको कि स्टडी करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। ओके, तो इनके सपोर्टर वगैरह हो गए कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। ओके, तो ये है सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। और भी बहुत सारे अप्रोचेस है जो सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो और भी बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ते हैं। नेट के सिलेबस में जो एजुकेशन का है, ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत है। ओके, लेकिन जब नेट के प्रोस्पेक्टिव्स में हम ये तीनों थ्योरी को देखेंगे और भी डीप लेवल में इसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एसएसबी सिलेबस में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, या फिर सिलेबस में ये चैप्टर है ही नहीं, या फिर सिलेबस में ये टॉपिक है ही नहीं, तो हम इसको ऊपर ऊपर में थोड़ा थोड़ा देख के आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सोशल चेंज, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लो। सोशल चेंज मतलब क्या है, सोसाइटी में कुछ भी कारण हो जाए, अगर उसमें चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। यानी कि सोशल चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इन टर्म ऑफ सोसाइटी। ओके, तो सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज आप अगर ऐसे देख सकते हो कि सामाजिक जो परिवर्तन है या फिर सोशल चेंज है, ये सोसाइटी का एक इनहेरेंट नेचर है, क्योंकि सोसाइटी में बदलाव आएंगे ही आएंगे। जो सोसाइटी बदलाव को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो सोसाइटी धीरे धीरे एबोलिस्ट हो जाएगा, और जो सोसाइटी खुद को चेंज करता रहेगा, खुद को एडॉप्ट करता रहेगा इन टर्म ऑफ न्यू ट्रेडिशन, न्यू कल्चर, न्यू एस्पेक्ट, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। तो सोशल चेंज एक बहुत ही इनहेरेंट क्वालिटी है सोसाइटी का, ताकि सोसाइटी बेटर हो सके, बेहतर हो सके। ओके, तो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट जो है WF ओगबॉर्न ने अपनी बुक जो है सोशल चेंज, जो 1922 में इन्होंने पब्लिश किया था, उसके चलते ये टर्म बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया, या फिर ये टर्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया इन टर्म ऑफ सोशियोलॉजी, और इसके चलते बहुत सारे रिसर्चेस होने लगे। ओके, तो क्या है सोशल चेंज का रियल मीनिंग, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, विल्बर मूर कहते हैं, ये कोट तो बहुत बार आ चुका है, पिछली बार भी आया था, 2018 का जो एग्जाम हुआ था ये आया था। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज हो गया, तो सोशल चेंज हो गया इन कोर्स ऑफ टाइम, हमारे बिहेवियर पैटर्न में अगर चेंज हो रहा है, कल्चरल वैल्यू में अगर चेंज हो रहा है, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स में अगर चेंजेस हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। हमारे बिहेवियर पैटर्न में चेंज हो रहा है, हम कैसे बिहेव कर रहे थे, अब कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बताएगा सोशल चेंज हो रहा है या नहीं। हम कैसे कल्चरल वैल्यू को मान रहे थे, और अभी कौन सा कल्चरल वैल्यू चेंज हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। पहले कौन सा नॉर्म्स था, सोशल नॉर्म्स था, और अभी कौन सा सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहा है या फिर हम एडॉप्ट कर रहे हैं एज पर प्रेजेंट सिनेरियो, उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। ओके, तो ये 3 पैरामीटर की बात कर रहे हैं, बिहेवियरल पैटर्न का चेंज होना, कल्चरल वैल्यू का चेंज होना, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स का चेंज होना। ओके, तो सोशल चेंज क्या सिग्निफाइज कर रहा है, इट सिग्निफाइज द डायनामिक नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कभी भी स्टैटिक होकर रह ही नहीं सकता, सोसाइटी का काम है, इसमें बहुत सारे कल्चर कभी कभी ऐड होंगे, कभी कभी कोई ब्लाइंड बिलीफ्स होगा, तो धीरे धीरे एजुकेशन के चलते या फिर मॉडर्नाइजेशन के चलते या फिर ग्लोबलाइजेशन के चलते धीरे धीरे वो ब्लाइंड बिलीफ धीरे धीरे हटेगा। यानी कि सोसाइटी का नेचर ही है चेंज होना या फिर कुछ कुछ चीजों की बदलाव करना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायनामिक नेचर ऑफ सोसाइटी। ओके, फिर जो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल चेंज के ऊपर डेफिनेशन दिए हैं उसको भी थोड़ा दे लेते। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 2018 में
एक डायरेक्ट कोड दे दिया था, ये कोड किसका है ऐसे करके क्वेश्चंस आया था। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लो ताकि एक दो कोड भी क्वेश्चंस आए तो आप उससे बेटर टैकल कर पाओ। ओके, तो सोशल चेंज के बारे में सर जोन्स क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा दे लेते हैं। तो सर जोन्स कहते हैं सोशल चेंज क्या है। सोशल चेंज ज्यादातर आप देखोगे सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रहे हैं या फिर मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं इन टर्म ऑफ, ये भी कह रहे हैं तीन एस्पेक्ट जो कि है सोशल प्रोसेस में चेंज आ रहे हैं या फिर सोशल इंटरेक्शंस में चेंज आ रहे हैं या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। वेरिएशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप देखो सोसाइटी में पहले क्या था, पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैमिली हुआ करते थे, बहुत ही बड़े फैमिली हुआ करते थे जहां पर 10 20 25 भी मेंबर्स रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सोसाइटी में न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि 1 2 3 मेंबर से ही फैमिली सिकुड़ता जा रहा है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सोशल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि सोशल चेंज हो रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। फिर सोशल इंटरेक्शंस भी चेंज हो रहे हैं तो हम कहेंगे सोशल चेंज हो रहे हैं। अगर आप सोशल इंटरेक्शंस को देखोगे, पहले क्या था, पहले हम बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे, फेस टू फेस कम्युनिकेट करके ही हम इंटरेक्ट करते थे। अभी क्या हो गया है, अभी टेक्नोलॉजी ज्यादा हावी हो रहा है, इसके चलते हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। हम किसी को फोन कर दे रहे हैं या फिर मेल कर रहे हैं या फिर कोई को मैसेज कर दिया और हमने सोचा कि उसको हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दिया। ये क्या है, ये जो सोसाइटी में आप देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है उसका एक नतीजा है, इसका एक रेपोकर्शंस है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सोशल चेंज को। ठीक वैसे ही सोशल प्रोसेस में अगर चेंज हो रहा है तो उसको भी हम कहेंगे सोशल चेंज। ओके, तो फिर ओकबॉर्न क्या कह रहे हैं, ओकबॉर्न का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा दे लेते हैं। ओकबॉर्न जो बहुत ही फेमस है, कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी क्वेश्चंस आया है, आगे चल के हम कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो ओकबॉर्न का जो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे ये 2 एस्पेक्ट में चेंजेस के बारे में बताती है, जैसे कि एक मटेरियल कल्चर के एस्पेक्ट में और एक नॉन मटेरियल कल्चर के एस्पेक्ट में। मटेरियल कल्चर ज्यादातर आप देखोगे जैसे कि हम जो इन्वेंट कर रहे हैं, जो मटेरियल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर हमारी हैप्पीनेस या पीस जिस मटेरियल चीजों के ऊपर आधारित है उसको वो कहते हैं मटेरियल कल्चर। ओके, जैसे कि आप मान लो कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सारे के सारे मटेरियल कल्चर में इंक्लूड होंगे। लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल है, नॉन मटेरियल चीजों के ऊपर आधारित होगा, जैसे कि आइडियाज हो गया, थिंकिंग हो गया, थॉट्स हो गया, इमोशंस हो गया, ये सारे नॉन मटेरियल कल्चर हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी चेंजेस आते हैं, इसमें भी चेंजेस आते हैं। आप देखोगे 10-20 साल पहले क्या था, 10-20 साल पहले कौन सा मोबाइल ज्यादा फेमस था, कीपैड मोबाइल ज्यादा फेमस था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी स्मार्टफोन ज्यादा फेमस हो रहे हैं। फिर स्मार्टफोन में धीरे धीरे 2G वाला, 3G वाला, 4G वाला, 5G वाला, ये क्या हो रहा है, ये मटेरियल में चेंजेस हो रहा है। क्यों चेंजेस हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगा तो मटेरियल भी ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएगा और इसके चलते हमारे कम्युनिकेशन में और बेहतरी होती जाएगी। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सोशल चेंज को। ठीक वैसे ही नॉन मटेरियल कल्चर में भी चेंजेस हो रहे हैं। नॉन मटेरियल कल्चर में यानी कि आप देखो थॉट पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, फीलिंग्स में चेंजेस हो रहे हैं, इमोशंस में चेंजेस हो रहे हैं, लिबरलाइजेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इनटॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट अभी अभी न्यूज में ज़्यादा र्यूमर हो रहा है, ये क्या है, ये सोशल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको वो कह रहे हैं ये नॉन मटेरियल कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी कि ये भी चेंज होगा तो ये भी सोशल चेंज को इंडिकेट करेगा। तो ओकबॉर्न 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल, ये दोनों का चेंजेस वगैरह होना ही सोशल चेंज है, ऐसा कहना है ओकबॉर्न का। ओके, तो फिर देख लेते हैं डेविस का कोड। डेविस का ही कोड 2018 में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिया था, कोड दे दिया था और किसका कोड है ये आइडेंटिफाई करो ऐसे कहा था। तो डेविस क्या कह रहे हैं, सोशल चेंज माना ये ज़्यादातर बताएंगे कि जो सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, उसमें चेंज आना ही सोशल चेंज है। यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रकार के चेंजेस वो कहते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना या फिर फंक्शंस में चेंज हो जाना, ये दोनों में चेंज होना यानी सोशल चेंज होना, ये कहना है डेविस का। ओके, फिर मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर एंड पेज का भी एक बहुत ही बड़ा कोट है। ये कहते हैं सोशल चेंज माना सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि साइज में चेंज होना, कॉम्पोजिशन में चेंज होना या फिर इसके पार्ट्स में चेंज होना। ओके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया तो साइज ऑफ द सोसाइटी, साइज में चेंज हो रहा है। आप देखो सोशल स्ट्रक्चर जो है, आप जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, पहले जो फैमिली था बहुत ही लार्ज फैमिली
फैमिली हुआ करता था, अब जो फैमिली है वो न्यूक्लियस फैमिली की तरफ जा रहा है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो ये किसको सिग्निफाइज कर रहा है, ये सिग्निफाइज कर रहा है सोशल चेंज को। ये कहना है मैकाइवर या पेज का। ओके, फिर देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। कौन कौन से फैक्टर है जो कि सोशल चेंज को इंपैक्ट करते हैं, सोशल चेंज को फोर्स करते हैं ताकि सोसाइटी में चेंजेस आ सके। ओके, ये दो जो कोट है बहुत ही फेमस कोट है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये दो कोट बार बार नेट में हो गया, चाहे एसएसबी एग्जाम में हो गया, चाहे एजुकेशनल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इसमें बहुत बार ये आता है। ओके, पहले ओटावे क्या कहते हैं, एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज, यानी कि सोसाइटी में जो चेंज होगा उसको एजुकेशन फॉलो करेगा। यानी कि सोसाइटी में सपोज कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया तो उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप ऐसे सोचो कि अभी कोरोना पेंडेमिक हुआ है। ओके, कोरोना पेंडेमिक के चलते जो जो रेपोकर्शंस हमने देखा है, जो जो डिफिकल्टीज हमने देखा है, अभी हम क्या करेंगे ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए, ताकि बच्चे अवेयर हो जाए, आने वाले जनरेशन अवेयर हो जाए, ताकि हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन में अब क्या करेंगे, एजुकेशन में कुछ कोरोना के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, उसके चलते एजुकेशन में चेंज हो रहा है। यानी कौन किसको फॉलो कर रहा है, एजुकेशन फॉलो कर रहा है सोसाइटी को या फिर सोशल चेंज को। ये कहना है ओटावे का। ओके, फिर जो नेक्स्ट कोट है वो है दुर्खिम का। दुर्खिम तो बहुत ही हाई लेवल का बताते हैं। ये कहते हैं नॉट एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंज, एजुकेशन के कारण सोसाइटी में चेंज आता है, ये नहीं है। सोसाइटी में चेंज आता है उसके कारण एजुकेशन में चेंज आता है। यानी कि सोशल चेंज ब्रिंग्स एजुकेशनल चेंज, सोसाइटी में बदलाव आएगा तो एजुकेशन में भी बदलाव आएगा ही आएगा। एजुकेशन में बदलाव आएगा तो सोसाइटी में बदलाव आएगा, ये नहीं है। राइट इक्वेशन क्या है, राइट इक्वेशन है सोसाइटी में चेंजेस आएगा, यानी कि सोशल चेंज होगा तो एजुकेशन में चेंज होगा ही होगा। ओके, सपोज हिंदू और मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चल रहा है। ओके, इसके चलते क्या करेंगे, इसके चलते जो समाज में इंस्टेबिलिटी आ रही है उसको कैटर करने के लिए एजुकेशन में हम चेंज करेंगे। एजुकेशन में ऐसे कुछ स्टोरीज इंक्लूड करेंगे, ऐसे कुछ लेसन्स इंक्लूड करेंगे जहां पर ये दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में कुछ कहानियां होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आप उड़ीसा के उड़िया मीडियम स्कूल में पढ़े हुए होंगे तो वहां पर क्लास 3 में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसको कहते हैं उड़िया में, उड़िया का जो एमआईएल पेपर है वहां पर है पुणी सेमाने हसीले। पुणी सेमाने हसीले जो कॉन्सेप्ट है वहां पर क्या है, वहां पर आप देखो, वहां पर सोमा नाम का एक लड़की है, हासिना नाम का एक लड़की है। ओके, हासिना नाम का एक लड़की है, सोमा देखो हिंदू गर्ल है, हासिना कौन है, मुस्लिम गर्ल है। यहाँ पर करीम है। ओके, करीम इसके फादर है, कृपा सिंधु इनके फादर है। करीम और कृपा सिंधु ये भी क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये इसका लाइफ को बचाता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में जो इंस्टेबिलिटी है, समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको कैसे दूर करना है, उसके चलते ही ये बदलाव टेक्स्ट में आ रहा है या फिर एजुकेशन में आ रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जैसे सोशल चेंज होगा वैसे ही एजुकेशन को चेंज होना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द गुडमेन ऑफ द सोसाइटी। ओके, फिर जो मॉरिस गिन्सबर्ग है, मॉरिस गिन्सबर्ग ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो कि सोसाइटल चेंज के लिए कारण बनते हैं या फिर सोशल चेंज को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो वो भी फैक्टर थोड़ा देख लेते हैं। ये कहते हैं नॉलेज का एक्सप्लोजन होना ही सोशल चेंज को ज्यादा इंपैक्ट करता है। नॉलेज जितना जितना हमारे अंदर आता जाएगा, हमारे वे ऑफ थिंकिंग, हमारे परसेप्शन, ये सारे कुछ चेंज हो जाएंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएंगे, हमारे थिंकिंग चेंज हो जाएंगे, थॉट पैटर्न चेंज हो जाएंगे, रहने के स्टाइल चेंज हो जाएंगे, यानी कि सोसाइटी में भी बदलाव आएंगे। फिर जो दूसरा हो गया ह्यूमन डिजायर, ह्यूमन डिजायर के आधार पे ही सोसाइटल चेंज डिपेंड करता है। ह्यूमन डिजायर जितना बड़ा होगा, जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा सोसाइटी में बड़े बदलाव होने की चांसेस है। ओके, फिर हो गया एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते भी सोसाइटी में चेंज होता है। जैसे कि अभी कोरोना आया, कोरोना के चलते क्या हुआ, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आ गए। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन के चलते भी बहुत सारे सोशल चेंज आते हैं। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, अगर दो कल्चर ज्यादा नजदीक आएंगे तो ये कल्चर इसमें थोड़ा घुल मिल जाएगा, ये कल्चर इसमें थोड़ा घुल मिल जाएगा, यानी कि ये कल्चर का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट ये इस कल्चर में आ जाएगा और इस कल्चर का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट इस कल्चर में आ जाएगा। जैसे आप सोचो कि ये उड़ीसा है, ओके, ये आंध्र प्रदेश है, ओके, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, लेकिन ये क्योंकि ये नेबर स्टेट है, यहाँ के कुछ बंदे यहाँ आकर सेटल हो गए, यहाँ के कुछ बंदे यहाँ आके सेटल हो गए, तो क्या हो रहा है, यहाँ का जो फूड स्टाइल है देखो उड़ीसा में आ गया है, यहाँ पर इडली ज्यादातर खाया जाता है, इडली, तो इडली का कल्चर यहाँ से यहाँ पर आ गया। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हम इडली खा रहे हैं, तो क्या है, ये कल्चर कहीं ना कहीं कल्चर डिफ्यूजन की बात कर रहा है। कल्चरल डिफ्यूजन के चलते भी सोसाइटी में चेंजेस आता है, यानी कि सोशल चेंज होता है। ओके, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण भी सोशल चेंज आता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई संघर्ष हो गया, संघर्ष के चलते भी सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ओके, फिर हो गया चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन वगैरह
रहे हैं वहां पर भी अगर चेंजेस आते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी को। फिर एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या बता रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस बता रहा है तो एनवायरमेंट में भी कोई परिवर्तन आएगा तो सोसाइटी में भी परिवर्तन आएगा। सपोज गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो गर्मी के चलते क्या होगा, सोसाइटी में ज़्यादा चेंजेस आएगा। ज़्यादा लोग क्या करेंगे, कूलर वगैरह खरीदेंगे या फिर एसी वगैरह खरीदेंगे या फिर पेड़ लगाने की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पेड़ नहीं है इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो रहा है तो हमारे इर्द गिर्द पेड़ लगाने की कोशिश होगा। ये क्या है, ये सोसाइटल चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। फिर रेवोल्यूशंस के चलते भी सोसाइटी में चेंज आता है, क्रांति के कारण भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, पावरफुल लीडर के चलते भी बहुत सारे बदलाव आते हैं सोसाइटी में। अगर कोई पावरफुल लीडर समाज में हो जाते हैं तो वो भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि गांधी हो गए, टैगोर हो गए, जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स हो गए, या फिर सोशल या फिर स्पिरिचुअल कोई भी आप एस्पेक्ट में देखो, बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े कल्ट निर्मित हो जाते हैं। सोसाइटी में बहुत लेवल के चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि उनके आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है, उनके थॉट्स का, उनके भावनाओं का, उनका वे ऑफ लिविंग का पूरा टोटल के टोटल समाज में इम्पैक्ट डालता है। उसके चलते बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो समाज में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लीडर्स है उनका भी इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है। ओके, फिर हो गया देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चलते भी सोसाइटी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कोई नई डिस्कवरीज हो गया तो वे ऑफ लिविंग लोगों का बदल जाता है, तो ये क्या है, ये भी सोशल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर रोल ऑफ एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन का क्या कनेक्शन है सोशल चेंज के चलते। ओके, यानी कि एजुकेशन और सोशल चेंज का क्या रिलेशन है वो भी हम देखते हैं। ओके, तो एजुकेशन और सोशल चेंज बहुत ही डीपली रिलेटेड है क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी को क्या करेगा, सोसाइटी को बेटर करने की कोशिश करेगा, एजुकेशन सोसाइटी को मोल्ड करने की कोशिश करेगा, एजुकेशन सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर सोसाइटी क्या करेगा, सोसाइटल चेंजेस जैसा जैसा होगा एजुकेशन वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। जैसे कि हम ओटावी का कोड भी देखते हैं, एजुकेशन क्या करता है, सोशल चेंज को फॉलो करता है, यानी कि सोसाइटी में जैसे बदलाव आएंगे उसको देख के ही एजुकेशन में बदलाव होते जाएंगे, यानी कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ओके, दुर्खिम भी वही बात करते हैं, एजुकेशन में चेंज होने से सोसाइटी में चेंज होता है, ये नहीं है, सोसाइटी में चेंज होने से ही एजुकेशन में ज्यादातर चेंज होता है, ये कहना है दुर्खिम का। ओके, फिर जितने भी कमीशंस भी आए, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, मुदालियर कमीशन 1952-53, ये भी क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं सोसाइटी को बेटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन और सोसाइटी ये बहुत ही इंटर रिलेटेड है। ओके, फिर लास्ट में हम देखेंगे एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोशल चेंज को बेटर दिशा दे सकता है, बेटर चैनलाइज कर सकता है। एक डिजायरेबल चेंज की अपेक्षा आप एजुकेशन के द्वारा कर सकते हो। ओके, फिर बहुत सारा सोशल चेंज की थ्योरीज है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जितने भी सारे थ्योरीज है इनको अगर हम ग्रुप करेंगे तो 4 ग्रुप ही बनेंगे, जैसे कि हो गया एवोल्यूशनरी थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। ओके, तो ये क्या है उसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है ये इंस्पायर है डार्विन के एवोल्यूशन से। डार्विन का एवोल्यूशन क्या कहता है, एवोल्यूशन कहता है कि पहले छोटे छोटे स्पीसीज हुए, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हुए, यानी कि ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेप्ट बता रहा है। सोसाइटी भी ऐसा ही होता है, ऐसे कहना है सोशियोलॉजिस्ट का। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले छोटे छोटे सोसाइटी क्रिएट होते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्रिएट होती है। तो ये किससे इंस्पायर हो रहा है, ये एवोल्यूशन थ्योरी से इंस्पायर हो रहा है। ओके, तो इसका जो सपोर्टर वगैरह होंगे वो होंगे स्पेंसर। ओके, स्पेंसर क्या कहते हैं, सिंपल सोसाइटी पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके कॉम्पाउंड होता है, कॉम्पाउंड धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, सिंपल से कॉम्पाउंड, कॉम्पाउंड से कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। ये इवोल्यूशन जैसे बात कर रहे हैं। ओके, फिर मैक आइवर भी ऐसे कहेंगे, मैक आइवर भी ये फॉलो करते हैं एवोल्यूशन थ्योरी को। ओके, तो साइक्लिक थ्योरी क्या बताता है, साइक्लिक थ्योरी बताता है कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं ये साइक्लिक मैनर में आ रहे हैं, यानी कि सोसाइटी रिवॉल्व्स इन ए साइकिल। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कुछ नए पैटर्न राइज हो रहे हैं, पहले राइज हो रहे हैं। ओके, फिर धीरे धीरे वो फॉल हो रही है, फिर बाद में कुछ नया राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये साइक्लिक मैनर में चल रहा है। ओके, तो ये कहना है साइक्लिक थ्योरी का। साइक्लिक थ्योरी में आप ज़्यादातर देखोगे सोरोकिन जैसे बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट को, सोरोकिन हो गए, स्प्रेंगलर हो गए। ओके, स्प्रेंगलर हो गए, ये ज़्यादातर आएंगे साइक्लिक थ्योरी में। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पहले भी आपने पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ज़्यादातर आप देखोगे समाज में जो इनस्टेबिलिटी है, स्ट्रगल है, उसके चलते समाज में चेंजेस आते हैं, और ये कहना है कार्ल मार्क्स का। ओके, कार्ल मार्क्स का
मैक्स वेबर का, ओके, मैक्स वेबर का ये कॉन्सेप्ट देंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। फिर लास्ट में जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि सोसाइटी एक बॉडी जैसा है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, किसी एक पार्ट्स को अगर डैमेज होता है, किसी एक पार्ट्स अगर इफेक्टेड होता है तो सारे बाकी पार्ट्स को भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रहता ही रहता है, ये कहेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ओके, जैसे कि आप देखोगे सोसाइटी में एक सेक्टर को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, सपोज कोरोना के चलते हेल्थ सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उसके चलते क्या हुआ, बाकी भी जो सेक्टर रह गए उनके सेक्टर में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया, बाकी भी सेक्टर, बाकी भी जो ब्रांचेस थे, बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन थे वो भी इंपैक्ट हो गए, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन, बिजनेस, ये सारे के सारे सेक्टर इंपैक्ट हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी का सारे पार्ट्स है, सारे पार्ट्स में कोई भी एक पार्ट को अगर चेंजेस होगा तो बाकी पार्ट्स भी चेंज होगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का व्यू हो गया। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में कौन कौन आएंगे, पार्सन आएंगे, मॉर्टन आएंगे। ओके, फिर इसके साथ साथ और भी कई कई तरह के सोशल चेंज के रिलेटेड थ्योरीज वगैरह रहते हैं। अगर आप देखोगे कि डिग्रेडेशन थ्योरी हो गया, इक्विलिब्रियम थ्योरी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे थ्योरीज वगैरह रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आप ये चारों को ही पाओगे। ओके, फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज में कौन कौन से प्रोसेस वगैरह आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। सोशल मोबिलिटी में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ लो। ओके, तो सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब हो गया मूवमेंट। तो ये किस मूवमेंट की बात करेगा, इस सोसाइटी में आप ज्यादातर देखोगे कि मूवमेंट होता रहता है इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में कैसा मूवमेंट होगा, ये आइदर मूविंग अप जाएगा या मूविंग डाउन होगा, या फिर सेम लेवल में कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन में मूव करेगा, इसको कहा जाएगा सोशल मोबिलिटी। या फिर अगर आप इसको डेफिनेशन के वे में देखोगे, सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। एक क्लास से हम अदर क्लास में मूव कर रहे हैं। तो ये दो तीन तरह के सिस्टम को बताएगा। मूविंग अप का मतलब हो गया, सपोज कोई किसान का बेटा है, कोई रिक्शा वाला का बेटा है, वो पढ़ के आईएएस बन गया, तो ये क्या है, मूविंग ऑफ हो रहा है, इसका सोशल स्टेटस अपग्रेड हो रहा है। कोई सोशल स्टेटस डाउनग्रेड भी होता है, अगर कोई बड़ा पोजीशन में है, ओके आईएएस है, वो सस्पेंड हो गया, अब क्या कर रहा है, वो घर में बैठा है, तो क्या हो गया, ये पोजीशन डाउनग्रेड हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी तो मूवमेंट है। और एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे तो एक ही डिपार्टमेंट में है आप, सपोज आप टीचर है, ओके टीचर है, आप एक कॉलेज में है, एक कॉलेज में आप ट्रांसफर हो गए, तो टीचर ही रहे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, या पोजिशनल चेंजेस हो रहा है, आप एक जगह पर थे, एक दूसरे जगह पर चेंज हो गए। या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि आप सपोज क्लर्क थे एक डिपार्टमेंट में, फिर एक डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन वहां पर भी आप क्लर्क ही हो, वहां पर भी क्लर्क ही हो, आपका ऑक्यूपेशनल कोई चेंजेस नहीं हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में चेंज हो रहा है। ये भी चेंज को बता रहा है, ये भी मोबिलिटी को बता रहा है, ये भी मूवमेंट को बता रहा है। तो ये भी सोशल मूवमेंट हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गया। तो सोशल मोबिलिटी एक ही शब्द में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये मूवमेंट को बताएगा, चाहे अप हो गया, चाहे डाउन हो गया, या चाहे एक ही ऑक्यूपेशन में चेंज होना। ओके, तो कौन कौन से टाइप के सोशल मोबिलिटी है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। ज्यादातर आप देखोगे कि समाज में दो तरह की सोशल मोबिलिटी ज्यादा होते हैं। हेविक ब्रस्ट भी क्या कहते हैं, हेविक ब्रस्ट भी कहते हैं। दो तरह के सोशल मोबिलिटी ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा और वर्टिकल मतलब ऐसा। हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे यहाँ पर जो डेफिनेशन में भी हम तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट लिए, मूविंग अप या मूविंग डाउन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल। और रिमेन एट द सेम लेवल, लेवल सेम है, अगर आप प्लेसेस चेंज कर रहे हो, डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये दो तरह की मोबिलिटी ज़्यादातर आप देखने को पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ कई अलग तरह की भी सोशल मोबिलिटी होती है, जैसे कि स्पेशियल मोबिलिटी हो गया, फिर हो गया ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ओके, तो ये क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल हम जान लेते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस एसएसबी में आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप अच्छे से समझ के पढ़ के जाओ। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके, क्या है सोशल मोबिलिटी, क्या है वर्टिकल मोबिलिटी, क्या है स्पेशियल मोबिलिटी, क्या है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आप ज़्यादातर देखोगे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का डायरेक्शंस ऐसा होता है, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जगह चेंज हो रहा है। यानी कि एक कॉलेज में हो आप लेक्चरर के हिसाब से, दूसरे कॉलेज में आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहां पर भी आप लेक्चरर के पोजीशन में ही हो, यानी कि सेम पोजीशन में है, प्लेसेस आपका चेंज हो रहा है, सोशल पोजीशन आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, आपका लेवल सेम ही है। इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। ओके, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एक गवर्नमेंट लेक्चरर ट्रांसफर हो गया एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, उनका ग्रेड पे
पे वगैरह सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो गया है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी को। लेकिन ये दूसरा टाइप का जो मोबिलिटी है वो है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल में आप देखोगे आइदर अप जाओगे या फिर डाउन जाओगे, अप जाओगे या फिर डाउन जाओगे। ये दो प्रकार के होते हैं, आइदर अपवार्ड होगा या फिर डाउनवार्ड होगा। अपवार्ड का मतलब हो गया आप लोअर पोजीशन में हो, हायर पोजीशन में चले गए, यानी कि अपवार्ड मोबिलिटी हो रहा है। या फिर आप हायर पोजीशन में हो, आप डाउनग्रेड हो गए या फिर डाउन पोजीशन में चले आए। ये तो हायर से लोअर की स्टेटस को बता रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है प्रमोशन को। ओके, आपका अगर प्रमोशन हो गया है तो आपका अपवार्ड मोबिलिटी होगा। या फिर ये डिमोशन को बता रहा है, आपका डिमोशन हो गया है तो आपका कहा जाएगा डाउनवर्ड मोबिलिटी हो रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आइदर यू आर मूविंग अपवर्ड और यू आर मूविंग डाउनवर्ड। ये मूवमेंट को बता रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी कि ये वर्टिकल मोबिलिटी है, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शंस को बता रहा है। वर्टिकली आप आइदर अप को जा रहे हो या फिर डाउन को जा रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक मैनेजर था, वो जनरल मैनेजर बन गया। ओके, तो ये क्या हो गया? ये प्रमोशन हो गया है इनका। ओके, इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। एक टीचर है, उसका प्रमोशन हो गया हेडमास्टर में, तो ये क्या है? ये हो गया वर्टिकल मोबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इनकम में बहुत ही बड़े लेवल के चेंजेस होंगी। अगर आप प्रमोशन हो रहे हो तो आपका इनकम बहुत ही बड़े लेवल में चेंज हो जाएगा। एक स्केल पहले था, अब आप प्रमोटेड हो गए हो एक नए पोजीशन में, तो आपका प्रमोशन के चलते आपका इनकम में भी चेंजेस हो गया, यानी कि आपकी पे स्केल में चेंजेस हो गया। ओके, इसमें डिमोशन में क्या होगा? आप एक बड़े पेमेंट स्केल में थे, एक अलग स्केल में थे, डिमोशन हो गया है तो आपका सैलरी क्या होगा? डाउन में चला गया। ओके, फिर तीसरा प्रकार के है स्पाशियल मोबिलिटी। स्पाशियल मोबिलिटी ज्यादातर आप देखोगे रूरल वाले कहाँ जा रहे हैं? अर्बन की तरफ भाग रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। वहां पर जाएंगे तो ज्यादा स्कोप मिलेगा, ज्यादा बेटर फैसिलिटी मिलेगी, इसके चलते वो अर्बन की तरफ भाग रहे हैं। या फिर अर्बन एरिया के लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन एरिया में ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा दिक्कतें हैं, इसके चलते वो क्या कर रहे हैं? एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहां पर ज्यादा पोल्यूशन ना हो, यानी कि वो रूरल की तरफ भी भाग रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? रूरल से अर्बन या फिर अर्बन से रूरल में जो शिफ्ट हो रहा है, इसको कहा जाएगा स्पाशियल मोबिलिटी। स्पाशियल मोबिलिटी, शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। ये शिफ्ट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ओके, ये हो रहा है स्पाशियल मोबिलिटी। फिर जो नेक्स्ट टाइप हो गया, ये हो गया इंटर जनरेशनल। इंटर जनरेशनल का मतलब क्या हो गया? ये स्पीड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम इसको इंटर जनरेशनल कहेंगे या फिर इंट्रा जनरेशनल कहेंगे। इंटर जनरेशनल क्या है? इंटर का मतलब हो गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या हो रहा है? ये मोबिलिटी हो रहा है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डॉटर ऑफ ए टैक्सी कैब ड्राइवर अर्न्स ए कॉलेज एजुकेशन एंड गोज ऑन टू बिकम ए सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर। ओके, ये क्या हो रहा है? ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की बात कर रहा है। ओके, तो इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो फादर है, डॉटर है। ओके, फादर एक जनरेशन के हो गए, डॉटर एक जनरेशन के हो गए। फादर ने क्या किया? फादर ने इनको लिखाया, पढ़ाया और इसका लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर दिया। ओके, ये जिस कैटेगरी में थे, इन्होंने क्या किया? अपनी बेटी को अलग सी कैटेगरी में चेंज कर दिया। यानी कि ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है इंटर जनरेशनल चेंजेस, यानी कि इंटर जनरेशनल मूवमेंट। ओके, तो ये ऐसे कहोगे कि टैक्सी कैब ड्राइवर का बेटी क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है। IAS का बेटा पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो टैक्सी ड्राइवर हो गया। ओके, टैक्सी ड्राइवर हो गया। ऐसा भी हो सकता है। इनका देखो, इनका भी मोबिलिटी कैसा हो रहा है? इनका भी मूवमेंट हो रहा है, इनका भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन कैसा चेंजेस हो रहा है? डाउनग्रेड हो रहा है। तो इसको आप कहेंगे डाउनग्रेड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। ओके, फिर हो गया इंट्रा जनरेशनल। इंट्रा जनरेशनल क्या है? सेम जनरेशन में चेंज हो रहा है। सेम जनरेशन में अगर चेंज होगा तो इसको कहा जाएगा इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। ओके, तो इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। एक फादर के 4 लड़के हैं। ओके, son 1, son 2, son 3, son 4। पहले जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो चारों का सेम ही है, सपोज ये जॉब पा गया और इसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज हो गया। सपोज ये जॉब पा के IAS बन गया या फिर कोई बड़े अधिकारी बन गया, तो इसका वे ऑफ लिविंग चेंज हो गया, इसका मोबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गया। लेकिन ये तीनों का मोबिलिटी सेम ही है, इनका जो सोशियो स्टेटस है, इनका जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है, सेम ही है। तो ये एक जनरेशन के जो 4 बच्चे हैं, इनमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनका क्या हो गया? इनका हो गया इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी। ओके, तो ये कहाँ पर चेंज हो रहा है? ये सेम जनरेशन में हो रहा है, सेम जनरेशन में चेंज हो रहा है। ओके, ये डाउनग्रेड भी होगा। सपोज चारों के चारों एक हायर पोजीशन में है, हायर स्टेटस में है। एक का डिमोशन हो गया, डिमोशन होके वो लोएस्ट ग्रुप में चला गया, यानी कि उसका
लाइफस्टाइल पूरे के पूरे डाउनग्रेड हो गया। डाउनग्रेड मतलब पूरे के पूरे वो बदल गया, उसका वे ऑफ लिविंग बहुत ही छोटे लेवल पे चला गया। तो ये क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ डाउनग्रेड इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी हो जाएगा। ओके, तो इसका अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। फिर हो गया टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी। टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी क्या है, टेरिटोरियल में आप देखोगे कि ज्यादातर टेरिटोरी का ही चेंज होगा। ओके, यहाँ पर ज्यादातर टेरिटोरियल चेंज हो रहा है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी है ये ज्यादातर अर्बन एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं। ये क्या करेंगे, एक हाउस छोड़ के फिर दूसरे हाउस में चले जाएंगे। ये भी तो मोबिलिटी हो रहा है, ये भी तो मूवमेंट हो रहा है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एक ही टेरिटोरी में हो रहा है, एक ही टाउन में हो रहा है। सपोज ऐसे BBSR में आप हो, यानी कि भुवनेश्वर में हो, भुवनेश्वर में एक गली में रहते थे, अब दूसरे गली में आप शिफ्ट हो गए हो। आपका सोशल पोजीशन कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सिर्फ हाउस बदल रहे हो, सिर्फ एरिया बदल रहे हो, लेकिन वही भुवनेश्वर के टेरिटोरी में ही हो। इसको कहा जाएगा मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसको कहा जाएगा टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी या फिर टेरिटोरी बेस्ड सोशल मोबिलिटी। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया एकोमोडेशन या फिर एसिमिलेशन। ये आप साइकोलॉजी में जैसे पढ़ते हो ना, वो पियाजे का कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा, ये ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी में एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एक बहुत ही अलग टॉपिक है, अलग ही आइडिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सोशल प्रोसेसेस है जो कि सोशल चेंज को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है। आप कितने बेहतर आप सोशल चेंजेस में एडेप्ट हो पा रहे हो, या सोशल सेटिंग में आप खुद को चेंज कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पा रहे हो, एडेप्ट कर पा रहे हो, ये बताएगा आपका एकोमोडेशन को। यानी कि आप कैसे समझौता कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सोशल प्रोस्पेक्टिव्स में जीने के लिए, रहने के लिए आप कितने बेहतर एडजस्ट हो पा रहे हो, ये बताएगा एकोमोडेशन को। यानी कि ये एक टाइप का समझौता ही है, समझौता ही है। ओके, तो ये बता रहा है एडजस्टमेंट को। ओके, एडजस्टमेंट। तो एकोमोडेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि समाज में आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। अगर आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आपको प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, इसके चलते आप एडजस्ट होते हो या फिर एडॉप्ट करते हो कोई सिचुएशन को। तो ये बताएगा ये एकोमोडेशन है। ओके, जो JM बाल्डविन है, इन्होंने ही इस टर्म को पहले कॉइन किया था। ये भी क्वेश्चंस आता है, इसको भी अच्छे से आप याद कर लो। ओके, तो एकोमोडेशन का टाइप वगैरह जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी एज ए मेन पेपर वो पढ़ते हैं, दो टाइप के एकोमोडेशन रहता है, जो कि है कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट एकोमोडेशन, और दूसरा रहता है सबऑर्डिनेट एकोमोडेशन। कोऑर्डिनेट एकोमोडेशन में क्या होगा, जो दो पर्सन्स है, ओके, ये भी एकोमोडेट कर रहा है, ये भी एकोमोडेट कर रहा है, बोथ आर एडजस्टेड, दोनों एडजस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्टी भी एडजस्ट हो रहा है, सेकंड पार्टी भी एडजस्ट हो रहा है, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट एकोमोडेशन। लेकिन सबऑर्डिनेट में क्या होगा, आपको खुद को एडजस्ट होना पड़ेगा, सेकंड पार्टी को एडजस्ट होना नहीं पड़ेगा, वो एडजस्ट होगा ही नहीं। ओके, यू हैव टू एडजस्ट, या फिर इसको एडजस्ट होना पड़ेगा, आपको एडजस्ट नहीं होना पड़ेगा, यानी कि कोई एक पार्टी ही एडजस्ट होगा, इसको कहा जाएगा सबऑर्डिनेट एकोमोडेशन। सपोज आप एक शहर में गए हो, और वहां पर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो, और वहां पर क्या हो रहा है, धूमधाम से बहुत सारे शोर शराबा चल रहा है, लेकिन आपको यूट्यूब क्लासेस करना है, और यूट्यूब क्लासेस के चलते आपको पीसफुल माहौल चाहिए। आप वहां पर जाके उनको कह नहीं सकते कि साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि वहां पर किसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो सोसाइटी खुद को एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट एकोमोडेशन। ओके, फिर एक दूसरे टाइप का एडजस्टमेंट है, ये हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इन द सेंस घुल मिल जाना, एक टाइप का आप कह सकते हो घुल मिल जाना। जैसे आप देखोगे जो बहुत सारे कल्चर वगैरह रहते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, या फिर क्रिश्चियन कल्चर हो गया, ये खुद के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे आप देखोगे क्रिश्चियन का कोई कॉन्सेप्ट हिंदू में चला आया, मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट हिंदू में चला आया, ये क्या हो रहा है, ये एडजस्टमेंट बहुत ही हाई लेवल का है। ओके, तो एसिमिलेशन जो है ये हाई लेवल का एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घुल मिल जा रहे हैं, ये बहुत ही परमानेंट है। यहाँ पर जो एकोमोडेशंस हो रहा है, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो रहा है, ये वन टाइप ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे कि कल्चर और कल्चर के बीच जो फ्यूजन होता है या फिर मिक्सिंग नेचर होता है, वो कहीं ना कहीं एसिमिलेशन को बताता है। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे कि एब्जॉर्प्शन होगा नए कल्चर का, नए आइडियाज़ का। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप हिंदू कल्चर में क्या हो रहा है, क्रिश्चियन कल्चर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है। क्रिश्चियन कल्चर में न्यू ईयर मनाते हैं, ओके, न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर, लेकिन हिंदू कल्चर में न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये कल्चर क्या हुआ है, यहाँ पर मिक्सअप हो गया है। ये क्या है, ये एसिमिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि दोनों कल्चर का कुछ ना कुछ फ्यूजन हो रहा है, कुछ ना कुछ ये भी एडजस्ट हो रहा है इसके साथ, ये भी एडजस्ट हो रहा है इसके साथ। जैसे हमने पढ़ा था कल्चरल डिफ्यूजन पढ़ा था, यहाँ का कल्चर कुछ यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ का कल्चर कुछ वहाँ पर चला जाएगा। तो ये क्या, ये वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहा है, यानी कि ये भी एडजस्ट हो रहा है, ये भी एडजस्ट हो रहा है, उसके चलते कुछ कुछ कल्चर का भी डिफ्यूजन हो रहा है। इसको कहा जाएगा एसिमिलेशन, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन की बात किया जा रहा है। ओके, तो योंग ने क्या कहा है, योंग ने कहा है एसिमिलेशन इज द फ्यूजन और ब्लेंडिंग ऑफ टू प्रीवियस डिस्टिंक्टली ग्रुप। दो ग्रुप है, दो ग्रुप का फ्यूजन हो रहा है या फिर ब्लेंडिंग हो रहा है, इसको एसिमिलेशन कहा है योंग ने। ओके, फिर अगर ओगबॉर्न का और निमकोव का डेफिनेशन देखोगे, ये भी यही बता रहे हैं कि जो डिसिमिलर ग्रुप है, जो अलग अलग ग्रुप है, उनमें से क्या हो रहा है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको कहा जाएगा एसिमिलेशन। ओके, फिर हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हो गया सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ओके, सोशल स्ट्राटिफिकेशन के लिए कहा जाता है कि डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय नेचर बट मैन क्रिएट इनइक्वालिटी। डिफरेंसेस तो होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस है, ओके, कलर के डिफरेंसेस है, ये नेचुरल है, लेकिन इनइक्वालिटीज जो है ना, इनइक्वालिटीज ह्यूमन क्रिएटेड है। ह्यूमन ही इनइक्वालिटी समाज में क्रिएट करता है। ओके, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं सोशल स्ट्राटिफिकेशन को। तो सोशल स्ट्राटिफिकेशन को अगर मैं एक ही वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा तो वो वर्ड होगा कैटेगराइजेशन। अगर मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ पीपल को जो सोसाइटी में रह रहे हैं इन टर्म ऑफ देयर वेल्थ, इन टर्म ऑफ देयर इनकम या फिर रेस या फिर देयर एजुकेशन, एथनिसिटी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कोई भी आधार पे अगर मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, वर्गीकरण कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सोशल स्ट्राटिफिकेशन। और समाज में आप देखोगे बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे स्ट्राटिफाइड कैटेगराइज समाज में ऑलरेडी मौजूद है। ओके, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सोशल इनइक्वालिटी को। सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इसके चलते ही ये वर्गीकरण देखने को मिल रहा है। ओके, तो समाज में स्ट्राटिफिकेशन है, तो ये कौन से टर्म में ज़्यादातर होंगे, कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, इसके आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो स्ट्राटिफिकेशन सीधे सीधे हम कहेंगे कि स्ट्राटिफिकेशन इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस सेक्शन और ग्रुप। हम ग्रुप्स में, वेरियस सेक्शंस में सोसाइटी को विभाजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यही है स्ट्राटिफिकेशन। ओके, तो स्ट्राटिफिकेशन को बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मुरे क्या कहते हैं, PW मुरे कहते हैं सोशल स्ट्राटिफिकेशन एक तरह की सोसाइटी में जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है हायर सोशल यूनिट में या फिर लोअर सोशल यूनिट में, इसको वो कह रहे हैं सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ओके, फिर गिलबर्ट क्या कहते हैं, गिलबर्ट कहते हैं सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन है समाज में कोई कोई परमानेंट ग्रुप क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में कुछ कुछ डिवीजन क्रिएट हो रहा है, यही है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ओके, फिर ओगबॉर्न और निम्सकॉप क्या कहते हैं, सोशल स्ट्राटिफिकेशन किस आधार पे हो रही है या फिर ग्रुपिंग किस आधार पे हो रही है, सोसाइटी में जो रैंक है, जो कि हायरार्की है स्टेटस का, उस स्टेटस के आधार पे अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, स्ट्राटिफाइड कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, वही है सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ये कहना है ओगबॉर्न का। ओके, तो बहुत सारे सोशल स्ट्राटिफिकेशन आप समाज में देखोगे। तो जो TB बॉटममोर है, बॉटममोर इन्होंने 4 तरह की स्ट्राटिफिकेशन बताया है। कास्ट के आधार पे स्ट्राटिफाइड होता है, क्लासेस के आधार पे, स्टेट के आधार पे या फिर स्लेवरी के आधार पे, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो पहला है कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्राटिफिकेशन। कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्राटिफिकेशन ज़्यादातर क्या हो रहा है, ये बाय बर्थ है। जिस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस फैमिली से आपने जन्म लिया है, उस फैमिली का जो कास्ट है वो आपका कास्ट बन जाएगा। कास्ट हो गया या फिर रिलीजियन हो गया, ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, ये सोशल स्ट्राटिफिकेशन को बता रहा है। समाज में आप देखोगे कि
बहुत सारे कास्ट के हिसाब से, जैसे कि हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, ये स्ट्राटिफिकेशन को बता रहा है, ये कैटेगरीज को बता रहा है, ये वेरियस ग्रुप को बता रहा है। ओके, फिर तीसरा हो गया क्लास के आधार पे समाज में वर्गीकरण कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो अचीवमेंट के हिसाब से या फिर एबिलिटी के हिसाब से भी हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि ये ज्यादातर देखोगे क्लास का इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट होता है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के चलते इन्होंने बेटर जॉब कर लिया, बेटर पोजीशन में चला गया, ये क्या है, एक नया क्लास वो निर्माण कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना आईएएस खुद में एक क्लास है, आईएएस खुद में एक क्लास है, ये क्या है, ये अचीवमेंट को बता रहा है। ये बंदे ने आईएएस क्रैक कर लिया तो ये क्या है, एक अलग कैटेगरी का ये बंदा हो गया। अगर आप सोसाइटी में देखोगे आईएएस हो गए, ओके, और एक रिक्शा पुलर हो गए, ये दोनों में किसको हायर दर्जा दिया जाएगा, आईएएस को ज्यादा दर्जा दिया जाएगा, रिक्शा पुलर को ज्यादा दर्जा दिया नहीं जाएगा। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये भी एक हायरार्की को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर जो तीसरे टाइप का है ये हो गया स्टेट। स्टेट में ज्यादातर आप देखोगे जिसके पास ज्यादा वेल्थ है, ज्यादा पोजीशन है, वो हायर लेवल में रहेगा, जिसके पास वेल्थ नहीं है वो अलग सी कैटेगरी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कैटेगरी आ रहा है रिच क्लास पुअर क्लास का जैसा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये भी वर्गीकरण का एक माध्यम है। ओके, फिर जो चौथा है ये स्लेवरी के आधार पे भी क्लासिफिकेशन होता है, स्लेव और मास्टर्स, मास्टर्स मालिक हो गया, स्लेव दास हो गया। ओके, इसके चलते भी क्लासेस रहती है। ओके, फिर अदर टाइप का जो स्ट्राटिफिकेशन है, रेस के आधार पे भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो रेस भी बायोलॉजिकल हो गया, रेसिज्म भी बहुत ही बड़ा एक स्ट्राटिफिकेशन का आधार है। व्हाइट स्किन वाले, ब्लैक स्किन वाले, ये क्या है, अगर आप अमेरिकन कंट्री में जाओगे वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है, व्हाइट स्किन वाले, ब्लैक स्किन वाले करके डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी बता रहा है ये सोशल स्ट्राटिफिकेशन को। ओके, फिर हो गया एथनिसिटी बेस्ड सोशल स्ट्राटिफिकेशन। एथनिसिटी मतलब यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट के आधार पे, कल्चर के एस्पेक्ट के आधार पे या फिर कोई रीजन के आधार पे आप कैटेगराइज कर रहे हो। जैसे कि हम पंजाबी पीपल हो गए, इंडियन हो गए, एशियन हो गए, ये क्या है, ये हम एथनिसिटी के आधार पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली कैटेगराइज कर रहे हैं या फिर लैंग्वेज के आधार पे कैटेगराइज कर रहे हैं। ओके, फिर हो गया क्लासिफिकेशन ड्यू टू जेंडर। जेंडर के आधार पे भी हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया या फिर ट्रांसजेंडर हो गया, ये भी एक जेंडर बेस्ड कैटेगराइज है। ओके, तो स्ट्रेटिफिकेशन की भी बहुत सारे थ्योरीज है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहला व्यू देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं। तो ये क्या बिलीव करते हैं, तो ये बिलीव करते हैं सोसाइटी में जो स्ट्राटिफिकेशंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये फंक्शंस के आधार पे आ रहा है। सोसाइटी में जो भी पीपुल रह रहे हैं वो एक एक ग्रुप का काम कर रहे हैं, उस ग्रुप के आधार पे ही हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्राटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे जो जितना बड़ा कार्य करेगा वहां पर उतना बड़ा उसको सम्मान मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर देखो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो आईएएस बन गया है, तो इसको एक अलग कैटेगरी दिया जा रहा है। ओके, तो इनका जो सपोर्टर होंगे ये पार्सन्स हो गए, मोर्स हो गए, वार्नर्स हो गए, ये इसके कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो इन सब सोशियोलॉजिस्ट का भी व्यू थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ओके, पहले पार्सन्स कैसे स्ट्राटिफाई करते हैं उसको देख लेते हैं। पार्सन क्या कहते हैं, समाज में जो सोसाइटी में जो स्ट्राटिफिकेशन है ये ज्यादातर नॉर्म्स के आधार पर है या फिर वैल्यूज के आधार पर है। अगर आप देखोगे डॉक्टर को हम हायर वैल्यूज देते हैं एज कंपेयर टू रिक्शा पुलर। ओके, रिक्शा पुलर की तुलना में डॉक्टर को हम हायर वैल्यू देते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ वर्क को हम देख के वैल्यू कर रहे हैं। डॉक्टर का इंपोर्टेंस ऑफ वर्क ज्यादा है रिक्शा पुलर की तुलना में। ओके, इसीलिए डॉक्टर को हम हायर वैल्यू दे रहे हैं, ये कहना है पार्सन का। ओके, फिर वार्नर का जो स्ट्राटिफिकेशन है, वार्नर का भी स्ट्राटिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, वार्नर का एक बुक है तो सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस किया है स्ट्राटिफिकेशन कैसा होना चाहिए। ओके, तो पार्सन क्या कहते हैं, ये यूज करते हैं एक इन्फॉर्मेंट का जो कि एक थर्ड पर्सन है, उनको हम पूछेंगे, उनको जाके हम पूछेंगे, उनका व्यू लेंगे कि इनके बारे में आप क्या सोचते हो, ये व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो। ओके, उसके आधार पे ये क्या करेंगे, स्ट्राटिफिकेशन स्ट्राटिफाइड करेंगे, कैटेगराइज
कैटेगराइज करेंगे। फिर लास्ट में है डेविड मोर्स, इनका भी स्ट्रैटिफिकेशन दे लेते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें ही इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन किया है। ये क्या कहते हैं, सोसाइटी में आवड़ के चलते भी स्ट्रैटिफाइड होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। ओके, तो ये आर्गू करते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा हुआ होगा, यानी कि जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, उसको समाज का उतना बेहतर काम दिया जाएगा, उसको उतने इम्पोर्टेंट फंक्शन समाज के दिए जाएंगे। यानी कि सपोज कोई आईएएस बन गया है, तो आईएएस को समाज को चलाने के लिए, समाज को बेटर करने के लिए क्या किया जाएगा, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम दिया जाएगा। तो ये क्या है, समाज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन को दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह के स्ट्रैटिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ये मोर क्वालिफाइड नहीं है तो इसको हम नहीं देंगे, ये क्वालिफाइड है तो इसको देंगे, ये भी तो स्ट्रैटिफिकेशन ही है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज में जो इनइक्वालिटी है उसके चलते सोसाइटी में बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं। ये ज्यादातर दो क्लासेस की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दो तरह की कैटेगरी होता है, एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट, हैव और हैव नॉट, रिच और पुअर, ओके, कैपिटलिस्ट और वर्कर, ओके, लॉर्ड एंड सर्वेंट। ये क्या है, ये दो कैटेगरी ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और इनके बीच जो क्लास स्ट्रगल होगा ना, इसके चलते ही ज़्यादातर आप समाज में परिवर्तन देखोगे। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये दो तरह के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यानी कि इनका स्ट्रैटिफिकेशन डुअलिस्टिक इन नेचर है। दो तरह की ये स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे। और ये स्ट्रैटिफिकेशन क्यों है, समाज में जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, ज़्यादातर मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ओके, इसीलिए ये दो कैटेगरी बताते हैं, बोर्जियोसी और प्रोलेटेरियन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ओके, तो मार्क्स क्या करते हैं, ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये देखो एंशिएंट में क्या था, ये एंशिएंट में मास्टर थे और उनके स्लेव थे। मास्टर और स्लेव ये दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फिर फ्यूडल में देखोगे, फ्यूडल लॉर्ड है और सर्फ है। फिर कैपिटलिज्म के हिसाब से देखोगे, बोर्जियोसी है, प्रोलेटेरियन है, ओके, मालिक है, चाकर है। फिर ये लास्ट में कॉन्सेप्ट देते हैं पोलराइजेशन का। तो क्या है पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो हायर स्टेटस वाले हैं और जो लोअर स्टेटस वाले हैं, एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर ये सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको वो कह रहे हैं पोलराइजेशन। ओके, तो वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन देख लेते हैं। वेबर का भी स्ट्रैटिफिकेशन बहुत बार क्वेश्चंस आया है, एसएसबी में भी आया है, नेट में भी आया है, तो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। ओके, वेबर को कहा जाता है ट्रिनिटारियन व्यू ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, जो कि है क्लास, स्टेटस और पार्टी। क्लास, स्टेटस और पार्टी। तो क्लास रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को या फिर अपॉर्चुनिटीज को, अपॉर्चुनिटीज को ये ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेटस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेस्टीज को और या सोशल ऑनर्स को। और पार्टी ज्यादातर रिप्रेजेंट करता है पावर को या फिर एसेस को, ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा एसेस मिलेगा। ओके, लेकिन वेबर क्या करते हैं, वेबर मार्क्स का जो पोलराइजेशन है उसको ये बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहते हैं आप जो दो कैटेगरी बता रहे हो और लास्ट में एक कैटेगरी में जो पोलराइज्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समाज में बहुत सारे कैटेगरी और स्वतः भाग हो रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि बहुत सारे कैटेगरी और फॉर्मेट हो रहे हैं। आप बता रहे हो तो हायर थे, लोअर थे, लेकिन मिडिल क्लास भी तो है, तो उसके चलते इन्होंने और कैटेगरी क्रिएट कर दिया। जैसे कि प्रॉपर्टीड क्लास हो गया एक कैटेगरी जिसको बोर्जियोसी कह रहे हैं। फिर हो गया ऑफिसर क्लास हो गया जो कि व्हाइट कॉलर प्रॉपर्टी लेस कैटेगरी हो गया। फिर ये बताते हैं छोटे छोटे कैपिटलिस्ट भी है या फिर पीटी बोर्जियोसी, और लास्ट में ये कहते हैं मैनुअल वर्कर भी एक कैटेगरी है। यानी कि ये 4 कैटेगरी की बात करते हैं। ओके, और कैटेगरी का आधार क्या है, ये 3 हो गए इनका आधार। ओके, ये आधार है, ये कैटेगरी है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। ओके, लेकिन वेबर को भी क्रिटिसाइज करने वाला एक आ गया, ये हो गया एरिक एंड ओलिन राइट। इन्होंने बहुत ही हाई लेवल का क्रिटिसाइज किया है वेबर की थ्योरी को। ओके, फिर छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि कल्चर और एजुकेशन हो गया, द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो पहले हम कल्चर को थोड़ा देख लेते हैं, फिर कल्चरल एस्पेक्ट थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर ओगबोन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि ओगबोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म ऑफ, आप देखोगे जो कल्चरल लैग वगैरह है वो कॉन्सेप्ट बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो उसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। तो पहले हम कल्चर को जानेंगे। तो क्या है कल्चर, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी हैव, दैट इज थिंग्स,
डू एंड हैव, जो कुछ भी हमारे पास है वो सारे का कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कल्चर। ओके, और फिर टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं कल्चर वो कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें हमारा नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेसिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर बाय मैन एंड मेंबर आर इंक्लूडेड। ये सारे के सारे चीजों को इंक्लूड करता है। ओके, तो कल्चर क्या हो गया? सभी का समन्वय हो गया कल्चर। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, वो भी थोड़ा दे लेते हैं। तो पहला है कल्चर एक्वायर है। एक्वायर का मतलब हो गया कोई जन्मजात कल्चर नहीं सीख जाता, जन्म से हमारे अंदर कल्चर नहीं होता, हम ग्रेजुअली सीखते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समाज में रहते रहते कल्चर सीखते हैं। तो ये हो गया कल्चर इज एक्वायर। कल्चर इज सोशल। सोशल का मतलब क्या है? सोशल का मतलब हो गया ये समाज का ही एक गुण है, समाज का ही एक एस्पेक्ट है। ओके, अदर जगह में आप कल्चर नहीं दिखोगे, केवल और केवल समाज में ही दिखोगे। कल्चर इज शेयर। शेयर भी किया जाता है कल्चर। कल्चर ट्रांसमिट भी होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। कल्चर इज कॉन्टिन्यूअस एंड कम्युलेटिव। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, कम्युलेटिव भी है, यानी कि जो नए कल्चर आएंगे, जो नए आइडियोलॉजी आएंगे, वो कल्चर में घुल मिल जाएंगे, फिर नया कल्चर डेवलप हो जाएगा, फिर उस कल्चर में भी कुछ नया कल्चर डेवलप हो जाएगा। ऐसे करके कल्चर क्या हो रहा है? कम्युलेटिव वे में कुछ कुछ ऐड भी होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर कल्चर डायनामिक है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ये स्टैटिक है ही नहीं, बहुत सारे चेंजेस इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ सोशल चेंजेस, ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो कल्चरल का टाइप अगर देखोगे कि ओगबॉर्न जो कहते हैं ये दो टाइप के कल्चर के बारे में बात करते हैं। एक हो गया मटेरियल कल्चर और दूसरा हो गया नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में वो सारी चीज आएंगे जो हमने बनाई है, यानी कि मैन मेड थिंग्स और ऑब्जेक्ट जो कि सोसाइटी को इम्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे फिजिकल वेलफेयर के काम आते हैं, यानी कि हमको खुशी या फिर पीस जो देता है वही हमारा मटेरियल कल्चर डेवलप करता है। यानी कि हमारे क्लॉथेस हो गए, यूटेंसिल हो गए, होम हो गए, रोड्स, ऑर्नामेंट्स हो गए, टीवी, रेडियो या फिर जो भी मशीन्स वगैरह आप देख रहे हो, गैजेट्स वगैरह देख रहे हो या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस देख रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल है मटेरियल कल्चर के। ओके, फिर हो गया नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब क्या है? जो हमारे आइडियाज है, एटीट्यूड है, वैल्यू है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, ये सारे के सारे हमारे बिहेवियर को सेव करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड को सेव करते हैं, यानी कि ये सोसाइटी को ज़्यादातर चेंज करते हैं। तो ये भी हो गया नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, तो एजुकेशन और कल्चर का क्या संबंध है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, कोई भी देश, कोई भी समूह किससे जाना जाता है? उसका कल्चरल हेरिटेज से जाना जाता है, उसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, उससे ही आप पता कर पाओगे कि वो देश कैसा है। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं? एजुकेशन के थ्रू हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। ओके, तो कल्चरल लेग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? विलियम ओगबॉर्न देते हैं। ओके, 1922 में इन्होंने एक बुक लिखा था सोशल चेंज नाम की। ओके, सोशल चेंज के नाम पे, और वहां पर उन्होंने कल्चरल लेग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्या है कल्चरल लेग? जो हमने मटेरियल कल्चर पढ़ा या फिर नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ा, दुनिया में देखा जा रहा है कि मटेरियल कल्चर बहुत ही फास्ट पेस में डेवलप कर रहा है। आप अगर देखोगे मोबाइल में हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, मटेरियल कल्चर बहुत ही फास्ट पेस में क्या कर रहा है? डेवलप हो रहा है। लेकिन उतना फास्ट पेस में नॉन मटेरियल कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए, एक बेहतर समाज की परिकल्पना के लिए दोनों कल्चर को हार्मोनियस वे में बढ़ना जरूरी है। हार्मोनियस वे इन द सेंस दोनों को एक ही गति में बढ़ना बहुत जरूरी है। यानी कि मटेरियल कल्चर जितना डेवलप हो, नॉन मटेरियल कल्चर भी उतना डेवलप होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है अभी के जनरेशन में? मटेरियल कल्चर तो बहुत आगे चला गया है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर बहुत ही पीछे रह गया है। तो क्या होगा? ये दोनों के बीच कहीं ना कहीं लैग क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं एक पीछे रह जाएगा। तो इसको वो कह रहे हैं कल्चरल लैग कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी अभी जो चंद्रयान का कॉन्सेप्ट आया है, चंद्रयान के द्वारा हमने रॉकेट के द्वारा क्या किया? हमने चांद तक पहुंच गए। ओके, मून तक पहुंच गए, मून तक पहुंच गए। ओके, मून में हम पहुंच गए। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मटेरियल कल्चर को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि हमने रॉकेट क्रिएट किया, हमने मटेरियल वेल्थ क्रिएट किया, मटेरियल एडवांसमेंट क्रिएट किए, उसके चलते हमने चांद पर जाके चांद पर बहुत सारे रिसर्चेस का हम सक्सेस पा रहे हैं। ओके, तो अगर नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट के आधार पर आप देखोगे कि चांद को अभी भी
भी क्या कर रहे हैं, चांद को अभी भी देवता की तरह पूजन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पिछड़ेपन की निशानी को बता रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे आगे जा रहा है, नॉन मटेरियल चीज वैसे आगे नहीं जा पा रहा है। यानी कि ये क्या बता रहा है, एक फास्टर गति में जा रहा है और दूसरा पिछड़ते जा रहा है। यानी कि ये दोनों एक ही वे में नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि एक कोई फास्ट में जा रहा है, एक कोई पिछड़ा सा रह रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कल्चरल लैग को इंडिकेट कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे जो इंडिया के योगिंदर शर्मा है, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, ये कल्चरल लैग को बहुत ही बुरी तरह से क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और ये कहते हैं कि इंडिया में मटेरियल कल्चर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन मटेरियल कल्चर ज़्यादा है, यहाँ पर भावनाओं की ज़्यादा मूल्य है। यहाँ पर ज़्यादातर देखोगे आइडियाज़ या फिर कल्चर या फिर कस्टम, ये ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है। लेकिन उसके चलते भी आप मटेरियल कल्चर यहाँ पर ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है। आगे अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्री को, ये ज़्यादा मटेरियली एडवांस्ड है। लेकिन इंडिया को देखोगे, ये इंडिया ज़्यादातर मटेरियल कल्चर के हिसाब से ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन स्टिल इंडिया तो मूव कर रहा है ना, इंडिया तो आगे बढ़ रहा है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, मटेरियल कल्चर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री, फिर भी इंडिया डेवलप्ड कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया ओकबॉर्न का। ओके, फिर ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लो। एजुकेशन के द्वारा ही हम ये जो कल्चरल लैग आ रहा है उसको हम बेटर कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। एजुकेशन इज द ओनली मीन, एजुकेशन इज द हाईएस्ट मीन टू ब्रीज दिस कल्चरल गैप। ओके, फिर लास्ट में हो गया सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, ओके, तो सोशल कंट्रोल का अर्थ क्या है, सोसाइटी क्या करता है, सोसाइटी बहुत सारे विधियों से, बहुत सारे वे से सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ताकि सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल की चेंजेस ना हो। ओके, तो सोशल कंट्रोल भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम सोशल कंट्रोल को सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें तो सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स है, नॉर्म्स है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमको ओबे करना पड़ता है, यही है सोशल कंट्रोल। उसके द्वारा क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक तरफ की हार्मोनी है, एक तरह की बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो सोशल कंट्रोल के द्वारा सोसाइटी क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो डेविएशंस, बहुत बड़े लेवल के जो चेंजेस आने वाले थे उसको ये प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो सोशल कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, एक हो गया इनफॉर्मल टाइप और दूसरा हो गया फॉर्मल टाइप। तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को कहा जाता है प्राइमरी सोशल कंट्रोल। क्यों ये प्राइमरी ग्रुप है या फिर प्राइमरी सोशल कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आप देखोगे होमोजेनस टाइप के बंदे रहते हैं या फिर ये स्मॉलर टाइप होता है, कॉम्पैक्ट टाइप होता है, यहाँ पर ज़्यादा इंटीमेट ग्रुप रहता है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी सोशल ग्रुप कहा जा रहा है। यहाँ पर प्राइमरी सोशल कंट्रोल होगा क्योंकि ये जो ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर फैमिली होंगे या फिर प्लेग्राउंड्स में या फिर नाइबरहुड में या फिर रूरल कम्युनिटीज़ में, यानी कि यहाँ पर इंटीमेट ग्रुप ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो सोशल कंट्रोल होगा वो वन टाइप ऑफ ऑन ऑफिशियल या फिर ऑन कोडिफाइड होगा। क्योंकि आप देखो फैमिली में, प्लेग्राउंड में, नेबरहुड में या रूरल कम्युनिटीज़ में क्या होगा, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर रहता है ताकि उसके चलते हम पीस एंड हार्मोनी मेंटेन कर पाए। क्योंकि आप देखो अगर घर में हो, घर में भी तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो चाहो वो नहीं कह सकते, जो चाहो वो नहीं कर सकते, वहाँ पर भी कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर रहता है जो कि मोरालिटी के बेस पर आधारित होता है या फिर फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली कस्टम्स के आधार पे रहता है, उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, वन टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल ही है। ओके, फिर जो दूसरे टाइप का है वो है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी सोशल कंट्रोल। सेकेंडरी सोशल कंट्रोल क्योंकि यहाँ पर यूजुअली आप लार्जर सोशल ग्रुप पाओगे या फिर सेकेंडरी सोशल ग्रुप पाओगे, तो यहाँ पर जो रूल एंड रेगुलेशंस होगा या फिर सोशल कंट्रोल के सिस्टम होंगे, यहाँ पर कोडिफाइड होंगे, सिस्टमेटिक होंगे और बहुत ही फॉर्मल वे में सारे रूल रेगुलेशन किए हुए होंगे। ओके, तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल ज़्यादातर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज में, ट्रेड यूनियन में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में, स्टूडेंट एसोसिएशंस में, ये ज़्यादातर यहाँ पर आप फॉर्मल सोशल कंट्रोल देखोगे। तो सोसाइटी वेरियस सैंक्शंस के आधार पे
वेरियस फॉर्मल वे में सोशल कंट्रोल करता है, जैसे कि रिवॉर्ड हो गया, ऑनर हो गया, या फिर बहुत सारे पनिशमेंट, एक्सपल्सन के आधार पे भी यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सोशल कंट्रोल करेगा। और कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो इसको रिवॉर्ड दो, उसको ऑनर दो, ताकि सराउंडिंग में जो देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, यानी कि उसको फॉलो करने के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फिर ऐसे भी देख सकते हो, कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको अगर पनिशमेंट दोगे, एक्सपल्सन करोगे, तो उसको देख के बाकी लोग भी क्या करेंगे, उस कार्य को नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख के समझ जाएंगे कि पनिशमेंट और एक्सपल्सन के चलते अगर ये काम करेंगे तो उनको भी पनिशमेंट या एक्सपल्सन मिल सकता है, यानी कि वो क्या करेंगे, वो उस काम से खुद को निवृत्त रखेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, किनारा करेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक तरीका है। तो ये भी हो गया सोशल कंट्रोल जैसा। अगर आप फॉर्मल वे में देखोगे, सबसे बड़ा जो एग्जांपल है लॉ, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन्स, ये क्या है, ये सबसे बड़ा फॉर्मल वे है टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ओके, और टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉर्मल सोशल कंट्रोल का। और फिर लास्ट में है सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब हो गया सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के आधार पे हम बहुत सारे गाइडलाइन, बहुत सारे नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं। ये हो गया सोशल नॉर्म्स, ओके। इसके चलते हम सोसाइटी में पीस और हार्मोनी मेंटेन कर पाए, इसीलिए सोशल नॉर्म्स बहुत ही जरूरी है, ओके। तो जो ऑनेस्टी का गुण है, द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ये क्या है, एक टाइप का स्टूडेंट के लिए एक नॉर्म्स है, ओके। ऑनेस्टी में होगा तो स्टूडेंट बेटर कर पाएगा, लेकिन ये ऑनेस्टी क्या है, ये एक ऑनेस्टी सोशल नॉर्म्स ही है, क्योंकि ऑनेस्टी होगा तो बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में चीटिंग नहीं करेगा या फिर पेपर को प्लेगराइज नहीं करेगा, यानी कि ये क्या है, ये बता रहा है, नॉर्म्स को बता रहा है। इसके चलते क्या होगा, स्कूल में या फिर कॉलेजेस में क्या होगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, या फिर वहां पर एक हार्मोनी या फिर पीस मेंटेन होगा, ओके। अगर वो उसको वायोलेट करेगा तो नॉर्म्स को वायोलेट कर रहा है, वायोलेट करेगा तो एकेडमिकली उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ओके। तो नॉर्म्स को ज्यादातर हम प्रेस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख सकते हैं या फिर प्रोस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख सकते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव यानी कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रेस्क्रिप्टिव है। और प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसको कहा जाएगा प्रोस्क्रिप्टिव, ओके। तो जो समाज में देखे जाते हैं नॉर्म्स, जैसे कि ग्राहम समर कहते हैं, दो तरह की नॉर्म्स ज्यादातर समाज में देखने को मिलता है। एक हो गया फोक वेज और दूसरा हो गया मोर्स। ये भी क्वेश्चंस आया है 2021 का जो एसएसबी का एग्जाम हुआ था, लास्ट क्वेश्चंस जो था 100वां क्वेश्चंस जो था, यही क्वेश्चंस आया था। तो फोक वेज क्या है, फोक वेज वन टाइप ऑफ कस्टम्स है, बिहेवियर है दैट आर लर्न एंड शेयर बाय ए सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ बिहेवियर सिखाए जाते हैं, कुछ कुछ कार्य सिखाए जाते हैं, ताकि हम सोसाइटी में बेटर वे में बिहेव कर पाए, बेटर वे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर है, ओके। फिर लास्ट में हो गया मोर्स। मोर्स एक तरह के प्रथा आप कह सकते हो। अगर आप देखोगे समाज में या फिर सोसाइटी में बहुत सारी मोर्स होते हैं, प्रथाएं होते हैं, जिसको आपको पालन करना ही पड़ता है। सपोज जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, आप एक फुनरल में गए हो, फुनरल में आप बिकनी जैसे ड्रेस पहन नहीं सकते, वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रेसेस आपको पहनना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये मोर्स को इंडिकेट कर रहा है, उसको आप वायोलेट कर ही नहीं सकते। वायोलेट करोगे तो आप पनिश्ड हो जाओगे या फिर एंटी सोशल जैसे बन जाओगे। तो ये क्या है, फोक वेव्स या फिर मोर्स हो गया, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर या फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सोशल एस्पेक्ट या फिर सोशल चेंज हो गया, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और या फिर सोशल नॉर्म्स हो गया, या फिर लास्ट में जो हमने पढ़ा सोशल कंट्रोल हो गया। इसके चलते बहुत सारे क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ओके। तो लास्ट में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, तो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, किसके साथ क्लोजली रिलेट कर रहा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये ज्यादातर आप देखोगे सोशल इनइक्वालिटी,
इनइक्वलिटी है तभी तो हम स्ट्रैटिफाइड कर पा रहे हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2016 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में भी आए हैं, 2021 में भी आए हैं, जो इस साल भी होगा, इस साल भी क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो। ओके, कौन सा स्टेटमेंट राइट है? इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फेनोमेनन। ये चेंजिंग फेनोमेनन है क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन जो अभी क्रिएट हो रहा है ये स्टैटिक इन नेचर नहीं है, ये डायनामिक इन नेचर है। तो जो स्ट्राटा आप अभी देख रहे हो, जो स्ट्रैटिफिकेशन आप अभी देख रहे हो, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होगा इन कोर्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर होगा ये। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है? वैल्यू तो होता ही होता है, सोसाइटी में वैल्यू रहेगा। ओके, टेक्नोलॉजी इसका पार्ट नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो भी सोसाइटी चलेगा, लेकिन वैल्यू नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं चलेगा। कलेक्टिविटीज़ तो होगा ही होगा क्योंकि सोसाइटी माना ही कलेक्टिवनेस। फिर रोल्स तो होगा ही होगा, सोसाइटी में बहुत सारे रोल्स रहते ही रहते हैं, तो ये तीनों तो होगा ही होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा। ओके, कल्चर इज बेस्ड ऑन। कल्चर किसके ऊपर आधारित होता है? कल्चर ज़्यादातर आप देखोगे वैल्यूज के ऊपर नहीं, रियलिटी के ऊपर नहीं, आइडियल्स के ऊपर नहीं, बिलीव्स के ऊपर ज़्यादातर कल्चर बेस्ड होती है। ओके, ज़्यादातर मान्यताएं ही कल्चर निर्माण करती है। बिलीव क्रिएट कल्चर, ये एक बहुत ही बड़ा कोड भी है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कल्चर कैसे ट्रांसमिट होता है, किस प्रोसेस से ट्रांसमिट होता है? वैल्यू के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होगा, फैमिली के द्वारा कुछ कुछ ट्रांसमिट होता है, लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, लर्निंग के द्वारा भी कुछ कुछ ट्रांसमिट होता है, सोशल प्रोसेस के द्वारा कुछ कुछ ट्रांसफर होता है। ये तीनों राइट जैसा लग रहा है, लेकिन सबसे राइट कौन है? सबसे राइट है सोशल प्रोसेस के द्वारा। सोशल प्रोसेस में लर्निंग भी आ जाएगा, सोशल प्रोसेस में फैमिली भी आ जाएगा। ओके, तो सोशल प्रोसेसेस के द्वारा ही हम क्या करेंगे? अपनी कल्चर को ज़्यादा बेहतर से ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इन मॉडर्न सोसाइटी वन स्पेंड इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वन फॉर्मेटिव ईयर टू एविल फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ ज़्यादातर मिलता है? ये ज़्यादातर आप देखोगे स्कूल में मिलेगा। यहाँ पर इनफॉर्मल 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 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर फॉर्मल मिलेगा। ओके, इन सोशल चेंज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सोशल चेंज को भी अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सोशल चेंज में जो अल्टरेशंस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्यों होता है? ये होता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के कारण और फंक्शनल एस्पेक्ट के कारण, ये दोनों के कारण। क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर के कारण भी सोशल चेंज होता है कहते हैं, वो फंक्शंस के कारण भी सोशल चेंज होता है कहते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो सोशल चेंज होगा, या फिर फंक्शंस में भी चेंज होगा तो भी सोशल चेंज होगा ही होगा, यानी कि ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू होम सोशल मोबिलिटी ऑफ 2 टाइप। पहले इन्होंने कहा, फिर बाद में धीरे धीरे चेंजेस होते गए। ओके, तो पहले किसने कहा था सोशल मोबिलिटी 2 प्रकार के हैं? इन्होंने कहा वर्टिकल मोबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। किसने कहा? ये कहा है हेविंगब्रश ने। ओके, हेविंगब्रश ने कहा है ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी 2 प्रकार के होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, और हॉरिजॉन्टल तो रहता है ऐसा। ओके, मतलब एक ही जॉब में हो आप, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जगह आपका चेंज हो रहा है। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, आपका पोस्ट पोजीशन सेम ही है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। और अपवर्ड मोबिलिटी में आप देखोगे कि लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में अपवर्ड मोबिलिटी हो रहा है। जैसे कि कोई सपोज टीचर है और उसका प्रमोशन हो गया, हेडमास्टर हो गया, तो ये क्या है? अपवर्ड मोबिलिटी है। डाउनवर्ड मोबिलिटी उल्टा होता है, या फिर हायर पोजीशन में कोई है, उसको डिमोशन करके टीचर बना दिया गया। ओके, हेडमास्टर को टीचर बना दिया गया, ये क्या है? ये डाउनवर्ड मोबिलिटी है। ये दोनों वर्टिकल मोबिलिटी को बता रहे हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप के होते हैं, ये पहले किसने कहा था? हेविंगब्रश ने कहा था। ओके, वर्टिकल मोबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट बिटवीन, किसके बीच होगा? ये सोशियो इकोनॉमिकल बेस होगा। सोशियो इकोनॉमिकल बेस होगा। सोसाइटी में क्या हो रहा है? आपने कोई जॉब लिया है तो क्या होगा? आपका सोशियो इकोनॉमिकल लेवल चेंज हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिकल लेवल बाय सोशल चेंज इज मीन ओनली सच अल्टरेशन एज अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का चेंज होना ही सोशल चेंज है। ये किसने कहा था? ये कहा था डेविस ने। डेविस का ये डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है, ये जॉन का नहीं है। जॉन ने भी
सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा था, लेकिन उसका स्टेटमेंट बहुत ही अलग है और इसका स्टेटमेंट बहुत ही अलग। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है डेविस का है। ओके, फिर देयर इज ए गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि मटेरियल एस्पेक्ट एंड मोरल और लीगल इंस्टीट्यूशन यानी कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, यानी कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में जो गैप दिखाई देता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कल्चरल लैग। ये किसने दिया है? ओगबॉर्न ने दिया है। ओगबॉर्न ने दिया है। उनका एक बुक है सोशल चेंज। ओके, इसी बुक में इन्होंने बताया है 1922 में इन्होंने ये बुक को पब्लिश किया था। ये भी अच्छे से याद कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चंस क्या बता रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनोट द सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, यानी कि ये क्या बता रहा है? वो कौन सा सोशल प्रोसेस है जहां पर बिहेवियरल पैटर्न चेंज होगा, कल्चरल वैल्यू चेंज होगा या फिर नॉर्म्स चेंज होगा, तो हम कहेंगे उसमें चेंज हो रहा है। ये हो गया सोशल चेंज। सोसाइटी में चेंज आएगा कब कहेंगे हम? बिहेवियर में चेंज हो रहा है, कल्चरल वैल्यू में चेंज हो रहा है, नॉर्म्स में चेंज हो रहा है। ये तो डायरेक्ट कोट है भाई। ओके, ये 2018 में आया था। व्हाट डज सोशल कंट्रोल डिनोट? सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है? सोसाइटी कुछ रूल और रेगुलेशन के द्वारा सोसाइटी में क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी एंश्योर कन्फर्मिटी एंड इट्स नॉर्म्स। ओके, प्रोग्रेस की बात को कुछ भी नहीं है। ओके, रिफ्यूज करेगा चेंजेस को, ये भी नहीं है। ओके, तो मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी चेंज इज बिहेवियर, खुद के बिहेवियर को चेंज करेगा, ये भी नहीं है। तो ये होगा इसका उत्तर। ओके, व्हाट डज कल्चरल लैग? देखो कल्चरल लैग 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया है। कल्चरल लैग का मतलब हो गया जो वह फेनोमेनन जहाँ मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर का जो प्रोग्रेस हो रहा है, एक फास्टर हो रहा है, एक स्लो हो रहा है, यानी कि मटेरियल कल्चर ज्यादा फास्टर हो रहा है और नॉन मटेरियल कल्चर बहुत ही स्लो हो रहा है। ये होगा इसका उत्तर। ये होगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखो तो फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन चेंज इज मटेरियल कल्चर इज फास्टर, यहाँ पर फास्टर बता रहा है। मटेरियल कल्चर बहुत फास्ट जा रहा है, उसके चलते नॉन मटेरियल कल्चर उतना फास्ट नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये दोनों में एक लैग दिखाई देगा, वो है कल्चरल लैग। ओके, बाकी ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। द फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन चेंज इन मटेरियल कल्चर इज स्लो, ये मटेरियल कल्चर को क्या कह रहा है? स्लो कह रहा है, ये नहीं होगा। ओके, द फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन चेंज इन सॉफ्ट कल्चर इज स्लो, सॉफ्ट कल्चर की बात ही नहीं है। ओके, द फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन पीपल इन ए सोसाइटी फेल टू कैच अप विद द चेंज इन कल्चर ऑफ द सोसाइटी, मटेरियल नॉन मटेरियल की कोई भी बात नहीं कर रहा है। ओके, तो ये नहीं होगा। आप ऐसे रखो कि कल्चरल लैग कॉन्सेप्ट जो है ओगबॉर्न ने जो दिया है सोशल चेंज बुक में 1922 का, वहां पर दो ही कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। इन दोनों का जो प्रोग्रेस देख रहे हो आप, मटेरियल कल्चर ज्यादा फास्टर जा रहा है, नॉन मटेरियल कल्चर स्लो हो रहा है, इसके चलते एक लैग आ रहा है, कल्चरल लैग। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? एजुकेशन इज द फंडामेंटल मीडियम ऑफ सोशल चेंज। ये तो भाई सबसे बड़ा पॉइंट है। सोशल चेंज का सबसे बड़ा आधार कौन है? एजुकेशन है। ओके, तो सोशल चेंज का सबसे बड़ा आधार कौन है? एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन सोशल चेंज को एक बेटर डायरेक्शंस दे सकता है। ये ओनली कॉज बता रहा है, नहीं है, बहुत सारे कॉज हो सकती है। ओके, एजुकेशन सिस्टम डज नॉट चेंज सोशल चेंज, डज नॉट बता रहा है, ये नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम स्टेराइल तो बिल्कुल नहीं है भाई, तो ये होगा इसका उत्तर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल प्रोस्पेक्टिव्स? कल्चरल प्रोस्पेक्टिव्स के आधार पे कौन सा नहीं है? बोला ये नहीं है को अच्छे से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। कंजर्वेटिव होता है, कल्चर को कंजर्व किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा वन जनरेशन से दूसरे जन, प्रोग्रेस भी होगा, लेकिन सेक्ल्यूशन नहीं होगा। सेक्ल्यूशन नहीं होगा, सेक्ल्यूशन माना एकांतर नहीं होगा। ओके, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? सोसाइटी में चेंज, कौन सा चेंज? चेंज इन सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस में चेंज होना ही सोशल मोबिलिटी है। ओके, लेकिन चेंज इन सोशल रोल ये नहीं है, सोशल ग्रुप में चेंज ये नहीं है, इंस्टीट्यूशन में चेंज ये भी नहीं है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी इज मोर कॉज्ड बाय एजुकेशन? एजुकेशन जब हम में आता है तब हमारा पोजीशन चेंज होता है लोअर से हायर, लोअर से हायर माना अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, लोअर से अप। ओके, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में एक पोजीशन से हो आप उसी पोजीशन में जाओगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा या फिर जगह चेंज हो जाएगा। डाउनवर्ड में क्या होगा? हायर में हो लोअर की तरफ आ जाओगे, डाउनवर्ड है। क्रॉस सेक्शन मोबिलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, व्हाई शुड टीचर हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर? तो कल्चर को क्यों जानना है?
कल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ एक्लचरेशन, एजुकेशन द्वारा एक्लचरेशन होता है नहीं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, ये भी नहीं है। संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट भी हम आगे चल के देखेंगे जब हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, ऑर्बनाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन भी उसके साथ साथ पढ़ लेंगे, संस्कृताइजेशन भी पढ़ लेंगे। तो संस्कृताइजेशन जस्ट ऐसे आप सोच सकते हो कि जो लोअर कास्ट है ये हायर कास्ट को कॉपी करते हैं, ओके, इनका कुछ कुछ रिचुअल्स ये खुद में डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया संस्कृताइजेशन, लेकिन संस्कृताइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन इसको देखो, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, एजुकेशन के द्वारा ही हम कल्चर को ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक। तो ये होगा इसका उत्तर। फिर लास्ट भी देख लेते हैं, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन नहीं होता यहाँ पर, ओके। तो सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन फिर व्हाट डज मोबिलिटी एथिक्स डिनोट, एथिक्स क्या बता रहा है मोबिलिटी का, मोबिलिटी हो लेकिन किस डायरेक्शन में। हरदम आप सोचो कि जो लोअर पोजिशन में है वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये अपवर्ड मोबिलिटी है। अपवर्ड मोबिलिटी संभव है अगर आपने खुद को बेटर कर लिया एजुकेशन के द्वारा, तो आप अपवर्ड मोबिलिटी में जा सकते हो और यही भी डिजायरेबल है। तो ये होगा इसका उत्तर, ओके। फिर बाकी ऑप्शन भी थोड़ा दे ली। अपवर्ड मोबिलिटी इज डेंजरस, ये डेंजरस नहीं है भाई, ओके। संस्कृताइजेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, ये भी नहीं है। संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मोबिलिटी होगा तो बेटर ही होगा, ओके। तो मोबिलिटी माना अपवर्ड मोबिलिटी ही डिजायरेबल रहता है, ओके। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लेग, देखो कल्चरल लेग का 3 क्वेश्चंस आ गया है। ये WF ओगबॉर्न ने दिया है, ओगबॉर्न ने दिया है। इसको आप ऐसे कह सकते हो 1922 जो सोशल चेंज नामक बुक है वहां पर इन्होंने इसका वर्णन किया है, ओके। फिर MN श्रीनिवास को भी आप पढ़ोगे, ये संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देंगे, ओके, संस्कृताइजेशन, ओके, ये कॉन्सेप्ट देंगे। तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ओके। मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन इज ब्रिंगिंग मल्टीकल्चरलिज्म टू द क्लासरूम, हमने अर्बनाइजेशन तो नहीं पढ़ा है लेकिन ये उत्तर होगा, ओके, ये उत्तर होगा। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये 5 एसन करके सबको देख लेंगे, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग एनिमोसिटीज नहीं लाएगा भाई। ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन स्टेट लाइक महाराष्ट्र इज ए बिग थ्रेट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए चैलेंज टू एजुकेशन, चैलेंज भी नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के चलते मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन सोशल चेंज, सोशल चेंज को कौन बेहतर से एक्सप्लेन कर रहा है। सोशल चेंज डोनेट द चेंज इन लैंग्वेज, लैंग्वेज का चेंज सिर्फ नहीं है। सोशल चेंज इज द चेंज इन मैनरिज्म, मैनर का चेंज सिर्फ नहीं है। सोशल चेंज इज चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हो सकता है। लेकिन लास्ट भी दे लेते हैं, सोशल चेंज इज द चेंज व्हिच इज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशन के द्वारा जो चेंजेस आएगा उसी को ही सोशल चेंज कहेंगे। नहीं, सिर्फ एजुकेशन के द्वारा सोशल चेंज नहीं आता, ये भूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर्स, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो भी है वहां पर जो भी स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है या फिर फंक्शनल चेंज हो रहा है वही तो सोशल चेंज है। ये तो डायरेक्ट कोट है भाई, डायरेक्ट कोट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सोसाइटी, नहीं। फॉर्मल एजुकेशन तो ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये एक्चुअली रॉन्ग होगा। ओनली इनफॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज नहीं होता। फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट ऑर्गेनाइज, फॉर्मल एजुकेशन नॉट ऑर्गेनाइज बता रहा है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज रहता है, नॉट ऑर्गेनाइज होगा ही नहीं, ओके। बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल नॉट ऑर्गेनाइज, ये भूल है, चारों के चारों रॉन्ग हो गए, यानी कि ये क्वेश्चंस एरर है। आंसर की को देखोगे ये राइट बताया है आंसर की, ओके। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे कि फॉर्मल एजुकेशन तो ऑर्गेनाइज वे में स्कूल में दिया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज कैसे होगा भाई, होगा ही नहीं। इनफॉर्मल का मतलब हो गया आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, आप मार्केट से सीख रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पर कुछ देख लिया वहां से सीख लिया, ये इनफॉर्मल है। वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं है। आप बाहर में जा रहे हो, चाय वाला चाय बिक रहा है, कोई शब्द कह रहा है, उस शब्द को आप सुन के सीख लिए, तो ये क्या ऑर्गेनाइज वे में वो शब्द कह रहा था, नहीं। वो सिचुएशन वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं है, ओके। तो ये फॉर्मल सिर्फ ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन ये आंसर की ने ये राइट दे दिया था, ये चैलेंज हुआ था लेकिन ये चैलेंज को नकार दिया गया था, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू सोशलाइज न्यू जनरेशन टू ओवरकम
ओवरकम देयर इगोइज्म एंड टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन जाए, ये कौन सा सिस्टम है या फिर कौन सा अप्रोच है। आप अगर देखो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, यहाँ पर क्लास स्ट्रगल की बात किया जाएगा, ये नहीं होगा। मार्क्सिज्म भी नहीं होगा, मार्क्सिज्म में भी कॉन्फ्लिक्ट की बात किया जाएगा। ओके, मॉडर्निस्टिक व्यू भी ये नहीं है, क्योंकि मॉडर्न व्यू में क्या होगा, मॉडर्न व्यू में ज़्यादातर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे या फिर मॉडर्न व्यू में होगे या फिर लॉजिक की बात ज़्यादा करोगे। लेकिन ये हो जाएगा कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस यानी कि आप एक तरह के बोल सकते हो कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ ये जा रहा है। ओके, यानी कि हम सोसाइटी को एजुकेशन के द्वारा क्या कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन से एक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कुछ फंक्शंस डिटरमाइन कर रहा है, कुछ फंक्शंस कर रहा है ये, तो ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो कि क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेंसस होगा ये। ओके, हु सेड एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मेथोडोलॉजिकल सोशलाइजेशन ऑफ यंग जनरेशन, यंग जनरेशन ये हो गया इमाइल दुर्खिम का एक बहुत ही फेमस कोट है, नेट में तो ये बहुत बार ये आया है, इसको भी अच्छे से आप याद कर लो। ओके, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सम एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड प्रैक्टिस, ये होने की संभावना है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन विद वेरियस टाइप्स ऑफ मेंबर, ये नहीं है, मेंबर की बात ही नहीं है। एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टॉक होल्डर की बात नहीं है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। ओके, ये हो गया इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी बाय जॉन डीवी, जॉन डीवी किसको मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, स्कूल को कहते हैं, स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये डायरेक्ट कोट है। द मोस्ट पावरफुल एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का सबसे पावरफुल एजेंसी कौन है, फैमिली एंड स्कूल है। स्कूल के द्वारा सोसाइटी को हम बेटर शेप दे सकते हैं, सोशल चेंज को एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर फैमिली के द्वारा भी हम सोशल चेंज को कैटर कर सकते हैं, या फिर सोशल चेंज को एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं। विच इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये 2018 में भी आया था। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो सोशल चेंज में होता है, सोशलाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, लेकिन सेकुलराइजेशन ये सोशल चेंज में नहीं होता। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच इज नॉट ए क्राइटेरियन यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन ए पर्टिकुलर सोशल क्लास। ओके, तो नॉट कहा है, नॉट ए क्राइटेरियन। ओके, तो सोशल क्लास कौन क्रिएट नहीं करता है, रेस के द्वारा हम सोशल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, रिलीजन के द्वारा सोशल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ किसके पास कितना है उसके चलते भी हम सोशल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के द्वारा हम सोशल क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये होगा आंसर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एसोसिएटेड विद, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हमने दो प्रकार के मोबिलिटी देखे, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्लेसेस चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, अपलिफ्टमेंट इन द सेम सिस्टम, सेम सिस्टम में अपलिफ्टमेंट होगा। अगर अदर सिस्टम हो गया, अपर सिस्टम हो गया, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये वर्टिकल है, तो ये होगा इसका आंसर। ओके, ये होगा इसका आंसर। चेंज इन स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी ये भी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, तो ये होगा इसका राइट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसको रेफर्स कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपुल इन डिफरेंट कैटेगरी। स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्लासीफाई करते है, सही बात है, लेकिन यहाँ ये अधूरा जैसा लग रहा है। हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपुल ये हो जाएगा, हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपुल इन डिफरेंट कैटेगरी। हम हायरार्की भी क्रिएट कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, ये राइट आंसर्स हो जाएगा। असाइनमेंट ऑफ पीपुल इक्वल ग्रुप ये नहीं होगा, डिवाइड पीपुल इन टर्म ऑफ हैबिटेट ये भी नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ 2016, 2018, 2021। फिर लास्ट में जब हम एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, हम कॉम्प्रिहेंसिव MCQ डिस्कशन क्लासेस लाएंगे, वो भी लाइव क्लासेस के चलते। ओके, वो होगा 500 से 1000 का मोस्ट एक्सपेक्टेड MQs, बहुत ही रिगरस वे में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जितना भी मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये जो 5 प्रकार के नाइजेशन है, उसको हम बेटर वे में देखेंगे, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।